चलिए शुरुआत करते हैं आज इंडिया 360 की। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो घड़ी आ गई है वैक्सीन फॉर ऑल की। 1 मई की तारीख इसके लिए तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठकों का एक लंबा दौर चलाया। मैराथन मीटिंग सुबह से ही चल रही थी। डॉक्टर्स से बात की, दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात की, वर्चुअली ये चर्चा थी और बाद में ये तय किया गया कि अब 18 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को लगेगी वैक्सीन। लंबे वक्त से सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग उठ रही थी। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे, देश में यह आवाज उठ रही थी कि अब जो सड़कों पर मौजूद सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, यानी कि 18 से 50 साल के बीच का आदमी, उसे वैक्सीन दी जाए, तब जाकर कहीं कोरोना संक्रमण की स्थिति में काबू में आएगी। और इसी को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को अब वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया गया था। इससे पहले 60 से ऊपर के लोगों को, उसके बाद 45 साल प्लस कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को और उसके बाद 45 प्लस के तमाम लोगों के लिए वैक्सीन का दायरा खोल दिया गया। और अब तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की बात कही जा रही है। उसकी मांग को सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, वो अब राज्यों को भी 50% जो है अपने प्रोडक्शन का हिस्सा दे पाएंगी। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। तो 3 ये बड़ी खबरें देश में कोरोना को रोकने के लिए, उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी 1 मई से। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर गांगुली और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मुकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गांगुली सर, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, कितना बड़ा स्टेप है ये सरकार की ओर से और क्या ये अब गेम चेंजर साबित होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? ये एक्चुअली गेम चेंजर साबित होगा। ये मैं 1.5 महीने से यही चीज़ मैं सलाह दे रहा था सरकार को, क्योंकि 18 से ऊपर वाले बाहर जाते हैं, दे आर द वर्कफोर्स, और वही सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। और अभी का जो आंकड़ा है कि यंग लोगों को, अभी जो नए म्यूटेंट्स हैं, यंग लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं और उनको बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, जिससे कि जब ये वैक्सीन लगेगा और ढेर सारे लोग लेने के लिए उमड़ेंगे तो अव्यवस्था ना हो। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और किया कि जो राज्यों को इन्होंने इजाज़त दे दी वैक्सीन खरीदने की, तो वो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि राज्य अब जो है उनको अपने स्थिति के अनुसार वो वैक्सीन मंगवा सकेंगे और लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है कि प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल होगा, ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इसमें जिसको भी लेना है वो ले सकता है। और आज अभी तक इंडिया में वैक्सीन प्राइवेट मार्केट से ही घुसती है, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट प्राइसिंग कर सकते हैं। उस प्राइसिंग का एक हिस्सा, एक तो कंपनीज उसमें से थोड़ा पैसा कमाएंगे और उनको जो भी घाटा होता होगा या कुछ भी वो होता होगा वो पूरा कर सकेंगे। और उससे जो कुछ उसमें से जो पोर्शन है वो गरीबों को देने में, उसमें समर्थन देने में सहायता मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये फैसला कई देशों ने लिया हुआ है। यूएसए ने लिया हुआ है, यूके ने लिया हुआ है, इसराइल ने लिया है, चिली ने लिया है, सर्बिया ने लिया है। इसराइल तो अब उसमें पहुंचा है कि उसने कहा कि मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जानम, और इंग्लैंड भी बड़े अच्छे पोजीशन में पहुंच गया है। लेकिन इंडिया में जो प्रॉब्लम है कि आज आप तस्वीरें देख रहे होंगे, चाहे वो कितने माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं, कितनी जगहों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं।
तो साथ में हमें मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल, डिस्टेंसिंग की कोरोना भी के जो बेसिक एटिकेट्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। या 100% प्रोटेक्शन वैक्सीन भी नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, तो इस जंग में बेहद कारगर हमें नतीजे मिलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के, देश के जाने माने चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर मनोज, चैलेंजेस की मैं अब बात करूंगा। बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर के तमाम लोग अब वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे सर। क्या हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी से लेकर तैयारियां हैं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन देने की? देखिए दीपक जी, ये बहुत ही राइट टाइम लिया हुआ और राइट स्टेप है, क्योंकि आप देखिए कि जो सार्स कोव 2 वर्सन 2 जो आया है, सेकेंड वेव आया है, उसमें आप देख रहे हैं कि 20-25 से लेकर 30-40 साल के यंग बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यंग लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लंग का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अर्ली स्टेज में हो रहा है। और आपने देखा होगा मुंबई की एक स्टडी है जहाँ की उसका जीनोम एनालिसिस में 61% म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। बिल्कुल। कोरोना का एज ग्रुप चेंज हुआ है, कोरोना के सिम्टम्स चेंज हुए हैं, रेड आई, उसके बाद आपको जो हियरिंग लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, तो एक बदलाव आया था और यंग लोग बहुत ही ज़्यादा इससे संक्रमित हो रहे हैं। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी ये कह रहा है कि यंग लोगों की डेथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो ये एक बहुत उचित समय पर उठाया हुआ कदम है। बट आपने सही कहा कि इसकी जो लॉजिस्टिक्स है और इसको किस तरीके से इसको कार्यान्वित किया जाएगा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। जहाँ तक अभी थर्ड वैक्सीन जो स्पुतनिक वी का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए लिया गया, उसकी अभी इंपोर्ट की जाएगी या रेडीज लैब के साथ जो उनका कोलैबोरेशन है उसके से होगा। जहाँ तक लिमिटेड वैक्सीन प्रोडक्शन की बात है, ऑल्दो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कोवैक्सीन कम मात्रा में बन रहे थे, उसके भी एक्स्ट्रा सेंटर बने हैं। तो जो भी है, बट अगर ओपन मार्केट में वैक्सीन आएगा तो एक चॉइस भी होगी, पैसे दे के भी लोग लगाएंगे। और डिफरेंट काइंड की वैक्सीन, जैसे अगर आप देखिए हमारे दोनों वैक्सीन से उनकी जो एफिकेसी है वो 70-80% के आसपास है। थर्ड फेज इंट्रीम एनालिसिस में स्पुतनिक वी की करीब करीब 91% पाई गई है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी फ़ायदा होगा इस स्टेप से। बट आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और जैसे डॉक्टर गांगुली ने भी बोला कि भीड़ भाड़ और वैक्सीनेशन सेंटर की को एक किस तरीके से इस जो नंबर्स ऑफ वैक्सीन्स के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे, वैक्सीन कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, उसको कैसे मैनेज करना, उसकी बिल्कुल इसके लिए होमवर्क करना होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैराथन मीटिंग की है उसमें इस होमवर्क पर कहीं ना कहीं मंथन जरूर हुआ होगा। सरकार कुछ दिनों से तैयारी लगातार कर क्यों रही होगी। लेकिन डॉक्टर गांगुली, आप क्या सलाह देंगे इस वक्त, क्योंकि मैं देखिए अब तक आपने 45 साल से ऊपर की आबादी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था। 18 से 19% आबादी हमारी 45 साल से ऊपर है, और कई जगह यह खबरें आई कि वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो गया है, राज्यों और केंद्र में एक तरह से ठनी भी। अब अगर आप 18 से 45 साल के बीच की आबादी को देखें तो 40% आबादी है। क्या इस 40% आबादी को वैक्सीन देने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी है? एक्चुअली जो स्पुतनिक है उसके लिए 6 कंपनीज को लाइसेंस मिल रहा है, सिर्फ रेड्डीज को नहीं, हीट्रो को मिल रहा है, पैनिशिया को मिल रहा है, इस तरह से ग्लैंड फार्मा को मिल रहा है, इस तरह से 6 कंपनीज को मिल रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स उसको ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की। उसके बाद बायोई वाला जो जॉनसन एंड जॉनसन है उनका भी लाइसेंस हो गया है, तो वो वाला भी आने की गुंजाइश है। और जो बाहर के वैक्सीन्स हैं उनमें अब हमको फॉरवर्ड ऑर्डर देना पड़ेगा, एडवांस ऑर्डर नहीं देने से हमें अब एडवांस ऑर्डर इंडियन कंपनीज को भी देना पड़ेगा, जिससे कि वो इन्वेस्ट करके अपना फैसिलिटी बढ़ा सकें। और इंपोर्ट अगर हम करना चाहते हैं उनको भी हमें एडवांस ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर एडवांस ऑर्डर नहीं देंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए कि कैसे इसमें हमें वैक्सीनेटर्स और वैक्सीन सेंटर्स ढेर सारे बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। इन सेंटर से सिर्फ इन सेंटर से अब काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और दूसरे देशों से सीखना पड़ेगा जहाँ पर कि मास वैक्सीनेशन सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, इवन रिमोट एरियाज में बनाए हुए हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत अहम होगी और हमको इसमें अभी से प्लानिंग करके, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, 10-12 दिन टाइम है,
हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और हम बड़े फैसिलिटीज़ बना सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ बाहर के कंट्रीज़ ने कभी स्टेडियम से बनाए हुए हैं, दूसरी जगह में बनाया हुआ है। और ओनली थिंग यह है कि अगर किसी को कोई रिएक्शन होता है, उसको अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि हमने इसका 360 डिग्री एनालिसिस किया है, तो दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हाल ही में सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। 16 अप्रैल 2021 को सरकार ने 3 बड़ी पीएसयूज को वैक्सीनेशन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया। ये 3 जो कंपनीज हैं उनका नाम है हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई में स्थित है, ये एक स्टेट पीएसयू है। इसके अलावा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद, जो कि एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में एक फैसिलिटी है, इसको मंजूरी दी गई। साथ ही साथ भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, बिपकॉल जिसे कहा जाता है, यूपी के बुलंदशहर में इसका प्लांट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इन तीनों पीएसयूज को वैक्सीनेशन ड्राइव में मदद के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। अब होगा क्या इससे? देखिए, होगा ये कि अभी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है हमारी अप्रैल 2021 तक, ये 1 करोड़ डोज पर मंथ है फिलहाल। इसके बाद इन तीनों पीएसयूज को अगर आप जोड़ देंगे तो 7 करोड़ डोजेस जुलाई अगस्त 2021 में हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, और सितंबर 2021 तक 10 करोड़ डोज पर मंथ ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। तो सितंबर तक अगर हम 10 करोड़ डोजेस पर मंथ बना रहे हैं, और हमें अगर 18 से 45 साल के 40% जो आबादी हमारा उसको हिस्सा बनाना है, तो 10 करोड़ की कैपेसिटी तक हमें पहुंचना ही होगा। सितंबर तक हम पहुंच जाएंगे। तो सरकार ने तैयारियां इसकी कर ली हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव अब 1 मई से शुरू हो जाएगी, और अब वैक्सीनेशन के बाद देश की एक बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमण से बचेगी, इम्यून हो जाएगी, और इस तरह से बहुत जल्दी देश जो है कोरोना संक्रमण काल से उबर सकता है। यह थी वैक्सीन फॉर ऑल का हमारा 360 डिग्री एनालिसिस। आगे भी इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल हम आज के आंकड़े ले लेते हैं। आज दिन भर क्या क्या हलचलें हुई, और साथ ही साथ में कोरोना के रीसेंट मामले कितने हैं। 24 घंटे में 2,73,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं, और इस दौरान 1,619 लोगों की जान भी गई है। देश में कोरोना से हालात इतने बदतर हैं कि अब हाईकोर्ट्स को दखल देना पड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का कहा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना पर बनी टीम 11 की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सख्तियां रहेंगी, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब किसी हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य में दखल दिया हो। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में इलाज में बदइंतजामियों के मामले में फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं, और ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगले 48 घंटों के भीतर लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाए। और इससे पहले भी, चाहे वो मुंबई की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, या बिहार की हाईकोर्ट की बात करें, या दूसरे हाईकोर्ट्स की बात करें, लगातार हाईकोर्ट्स की तरफ से, गुजरात हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी, लगातार हाईकोर्ट्स की तरफ से इस राज्य सरकारों को एक तरह से फटकार लगाई जा रही है कि वो स्थिति को संभालें। अब सवाल यह है कि रोजाना के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 20 लाख के करीब है। हालत बेकाबू ना हो जाए, इसलिए सख्तियां बढ़ाई गई हैं। लॉकडाउन की क्या स्थिति है, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच देश के कई राज्यों ने सख्त लॉकडाउन लागू करना शुरू कर दिया है। शुरुआत सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने की, और अब इसी राह पर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी चल पड़े हैं। आइए जान लेते हैं इन राज्यों के लोगों को किन सख्त नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले ताजा लॉकडाउन वाले दिल्ली की बात करते हैं। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए बताया कि 19 अप्रैल यानी आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे स्टाफ को आने की इजाजत होगी। वैक्सीन लगवाने वालों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट रहेगी। इस दौरान वैलिड पास दिखाना जरूरी होगा। 50% यात्रियों की क्षमता के साथ मेट्रो, बस सर्विसेज चालू रहेंगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी खुला रखा गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी।
सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी होगी। स्टेडियम में मैच बिना दर्शकों के होंगे। दिल्ली में थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल को बंद किया जाएगा। हालांकि पहले से तय शादियों को छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए ई पास लेना होगा। सीएम केजरीवाल ने बताया कि जरूरी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा। लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले सार्वजनिक परिवहन को जारी रखा जाएगा। इधर राजस्थान में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए आधी रात को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। सीएम गहलोत ने पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग खुले रहेंगे। इनमें नगर निगम, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, चिकित्सा सेवा से जुड़े संस्थान हैं। बस स्टैंड, स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वालों को टिकट दिखाना होगा। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अस्पताल जाने की छूट होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी छुट्टी के हर दिन खुली रहेंगी। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर, मॉल, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। इस दौरान मेला, जुलूस पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में सख्त लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अलग अलग राज्यों में तालाबंदी की तारीखें अलग अलग हैं, सख्ती भी अलग अलग तरीके से अपनाई जा रही है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, कोरोना की चेन तोड़ना और लोगों की जान बचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इंडिया 360 में हम एक खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है? क्या मौतें दूसरी लहर में ज्यादा हो रही हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? मौत के आंकड़ों का एनालिसिस करती इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस पर चर्चा करें। कोरोना की दूसरी लहर, हर दिन लाखों नए केस, सैकड़ों मौतें और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था। दूसरी लहर पहली वेव के मुकाबले कई मायनों में अलग है। जहां पहली लहर संक्रामक होने के साथ घातक भी थी, वहीं दूसरी वेव में केसेस तो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उसके अनुपात में मौतें कम हो रही हैं। हालांकि धीरे धीरे ये फर्क भी खत्म होता जा रहा है। देश में दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी से हुई और तब से राहत की बात ये थी कि मृत्यु दर काफी कम थी। पहली लहर के मुकाबले मृत्यु दर अभी भी कम है। सितंबर में जब 90,000 से ज्यादा केस एक दिन में आ रहे थे, तब मौत का आंकड़ा 1200 था। फिलहाल कोरोना केस का डेली काउंट 1,60,000 से ज्यादा का है। वहीं मौत का आंकड़ा देखें तो ये 1500 के आसपास है। आंकड़ों से अभी तक तो साफ है कि दूसरी लहर में कोरोना केसेस के मुकाबले मौतें कम हो रही हैं, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने की आशंका है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में प्रतिदिन मौत का आंकड़ा 2000 के पार भी जा सकता है। दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और इस लहर में वो छोटे राज्य और शहर भी जद में हैं, जहां पहली लहर ज्यादा प्रभावी नहीं थी। फरवरी से अप्रैल के बीच केसेस का डेली काउंट देखें तो 10,000 से 80,000 पहुंचने में 40 दिन से भी कम समय लगा। वहीं सितंबर में इतने मामले बढ़ने में 83 दिन लगे थे। पिछले 12 दिनों में ही देखें तो देश में पॉजिटिविटी रेट 8% से बढ़कर 17% के आसपास पहुंच गया। एक महीने के भीतर देश में पॉजिटिविटी रेट 3% से बढ़कर 13.5% हो गया। 12 दिनों में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। संक्रमण की पहली लहर के दौरान 75% से ज्यादा मामले 60 से 100 जिलों में थे। वहीं दूसरी लहर में ऐसे जिलों की संख्या 20 से 40 है। साफ है कि दूसरी लहर सीमित क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रही है। जिस तेजी से देश में कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत का आंकड़ा भी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमितों की संख्या कम हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब आम लोग कोविड नियमों का पालन करें और सरकारें वैक्सीनेशन और अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर मनोज, जब पीक 90,000 के आसपास था, उस समय 1200 मौतें हो रही थी पिछले साल, और अब 2.25 लाख केसेस आ रहे हैं, 16-1700 के आसपास मौतें हो रही हैं। साफ लग रहा है कि फैटेलिटी रेट इस बार कम है, मौतें कम हो रही हैं।
जी, लग तो रहा है, डेटा भी यही बोलता है कि फैटिलिटी रेट कुछ कम है, बट बहुत सारे स्टडीज़ हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो नए वेरिएंट्स हैं उसमें फैटिलिटी भी ज़्यादा है या मृत्यु दर भी ज़्यादा है। अगर कहिए कि एक की जगह पर 1.6 डेथ है। चूँकि लार्ज नंबर ऑफ केसेज आ रहे हैं, जो सर्ज है वो परसिस्टेंट है, लगातार 2,70,000 केस 2-3 दिन से आ रहे हैं, 2 लाख के ऊपर केसेस, तो ये एक जब एब्सोलूट नंबर आप डेथ का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब केस का बर्डन बढ़ता है तो वो क्वालिटी ऑफ केयर हॉस्पिटल में कम हो जाती है। अभी देखिए जितने जगह से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का शॉर्टेज, रेमडेसिविर का शॉर्टेज, तो एक जो पहले हमें एक जो फीलिंग थी कि हाँ बीमार होने के बाद उसको आईसीयू केयर मिल जाएगा, उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, अभी जो नंबर ऑफ केसेज इतने बढ़ गए हैं तो हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है और अधिकांश शहरों में आईसीयू बेड्स फुल हैं। तो चूंकि रिकवरी रेट इतनी नहीं है जितना कि नए केसेज आ रहे हैं, तो हर उस जो बड़े समूह से जो 2% या 5% पेशेंट्स भी जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो मुझे एक डर है दीपक जी कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इस वेव में मॉर्टलिटी भी बढ़ जाए। और ऐसा देखा गया है कि कुछ फ़ायदा वैक्सीनेशन से हुआ है, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड जो भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही है। तो कुछ फ़र्क है मॉर्टलिटी में, इसलिए हो सकता है कि सेकेंड वेव में थोड़ी कम हो रही है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई तो फिर डेथ रेट भी बढ़ सकता है। डॉक्टर गांगुली, म्यूटेंट ये ज्यादा घातक लग रहा है या जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, टाइम पे इलाज नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हमें डरना चाहिए कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ ना जाए कहीं? एक्चुअली हमारा जो मनोज जी बोल रहे हैं वो सही है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि हमारे सिर्फ कोविड से नहीं मरते हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है, जिनको एक्यूट किडनी डिजीज होती है, जिनको ट्रांसप्लांट, जिनको कैंसर होता है, ये लोग भी मर रहे हैं। सो इनकी भी चिकित्सा की ज़रूरत है। तो हमें अपने हेल्थ सिस्टम को नए तरीके से ढालना पड़ेगा, इस तरीके एक्सपीरियंस है जिससे फ्यूचर में हमको ये ना झेलना पड़े। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, हमारी जो मौत है ये हमको एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो ढेर सारे लोग जो घरों में मर रहे हैं, जो अस्पतालों में नहीं मर रहे हैं, उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है। तो और 1600 कोई कम नंबर नहीं है। ये जो आप नंबर बोल रहे हो कि बड़े हैं, टेस्ट में पॉजिटिव बड़े हैं, क्योंकि हम लोग का टेस्ट बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि टेस्ट बढ़ाओ, 70% बढ़ाओ। सो टेस्ट अब काफ़ी बड़े हैं। पहले जो सेकेंड वेव था उस वक्त इतनी टेस्ट नहीं थी, तो इसलिए जो पॉजिटिव केसेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मौतें 1600 काफ़ी है। अमेरिका में रोज़ 1000 मौत हो रही थी, तो उससे कितने करीब 500,000 लोग मर गए अल्टीमेटली। सो हमें इसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए जी। और जो ये कमियां थी, ये कमी अब पूरी कर दी गई है। कि रेमडेसिविर में क्या हुआ था कि रेमडेसिविर में लोग वापस लौटा रहे थे कंपनियों को, कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, तो वो सुलझा दिया गया है। और जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो उसे 20 से 23 दिन लगते हैं, वो भी सुलझा दिया गया है। तो अब रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। और ऑक्सीजन को की वो बढ़ा दी सरकार ने, और ये आयात भी कर रही है, इनको पहुंचाने का ऑक्सीजन के मोर्चे पर भी काम हो रहा है, रेमडेसिविर के मोर्चे पर भी काम हुआ, लेकिन अभी भी जो शॉर्टेज ऑफ बेड्स है वो अभी एक चिंता का विषय। एक क्विक रिस्पांस डॉक्टर मनोज, आपका शॉर्टेज ऑफ बेड्स का क्या करें सर? आज केजरीवाल साहब ने भी कहा कि 25,000 अगर रोज आते रहे तो हमारे बस की नहीं है। करें क्या सर? उसका कोई प्लान? सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल इंडिया। देखिए, ओवरऑल इंडिया में जो पेशेंट्स पर पॉपुलेशन जो बेड्स का रेशियो बहुत ही ख़राब है शुरू से। और आपको पता है कि हमारा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी बहुत कम है, लेस देन 2% जीडीपी का है। तो अचानक एक दिन में तो आपका हेल्थ सिस्टम पूरा ठीक नहीं हो जाएगा। बट चूँकि पैंडमिक से लड़ना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बेड्स हैं उनमें ऑक्सीजन की अगर सप्लाई हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने आप को रेमडेसिविर का कैंडिडेट समझते हैं या आईसीयू का समझते हैं, उनको स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट और साथ में ऑक्सीजन देके ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजनेटेड बेड पे, मतलब जहां ऑक्सीजन की फैसिलिटी जो उस बेड पे रखा जा सकता है, इसको बहुत जल्दी क्रिएट करना पड़ेगा। आप इसमें महीना नहीं ले सकते हैं, क्योंकि महीने तक में तो विध्वंस हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है। जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा, और ताकि हमारे देश की जो आबादी है वो सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गांगुली हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। चलिए, थोड़ा सा पैनिक वाली बातें तो हुई, लेकिन एक थोड़ा सा आपके लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं, और राहत देने वाली खबर ज्यादा है, खुशखबरी तो नहीं कहेंगे अभी। राहत देने वाली खबर यह है कि कोरोना का पीक जो सेकेंड वेव का है वो बहुत पास में है। हो सकता है कि 25-26 अप्रैल के आसपास ही कुछ राज्यों में पीक बन जाए, और जो बाकी राज्य हैं उनमें मई के फर्स्ट वीक में कोरोना का पीक बन जाए। कोरोना का पीक बनने का मतलब है कि उसके बाद कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे सुधरने लग जाएगी। यह दावा हुआ है आईआईटी कानपुर की एक स्टडी में। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरस रहा है। संक्रमण और मौत के केसेस रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कोरोना को काबू करने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। लोग जल्द से जल्द इस महामारी के खत्म हो जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही कोरोना का दूसरा पीक कब आएगा, ये सवाल भी लोगों के जहन में कौंध रहा है। इस बीच आईआईटी कानपुर ने कोरोना के पीक को लेकर स्टडी की है। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर पीक आने का दावा किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 राज्यों के पिछले 7 दिन में कोरोना के मिलने वाले औसत केसेस पर स्टडी की गई। इस आधार पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के पीक की संभावित तारीख 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच है। वहीं उत्तर प्रदेश में पीक आने की तारीख 20 से 25 अप्रैल के बीच बताई जा रही है। दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में 25 से 30 अप्रैल के बीच पीक आने का दावा किया गया है, जबकि राजस्थान में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच और तमिलनाडु में 3 मई से 6 मई के बीच पीक आना तय बताया जा रहा है। रिपोर्ट बनाने में सभी राज्यों के अलग अलग कोरोना का पीक टाइम और ग्राफ गिरने की तारीख का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट कंप्यूटर बेस्ड मॉडल के आधार पर बनाई गई है, जिसे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों के पीक आने की बात भी कही गई है। डॉक्टर मणिंद्र की स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में डेटा साफ नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पैरामीटर लगातार बदल रहे हैं। लेकिन मुंबई में पीक की तारीख 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच होगी। नागपुर में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पीक का दावा है। स्टडी के मुताबिक ठाणे में पीक आ चुका है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीक के गुजर जाने की बात कही गई है, और कोरबा में 19 से 25 अप्रैल के बीच पीक आने का दावा किया गया है। इसी तरह पटना और रांची में भी 19 से 25 अप्रैल के बीच पीक की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो लखनऊ में 20 से 25 अप्रैल के बीच और प्रयागराज में पीक के गुजर जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं कानपुर, नोएडा और वाराणसी में 19 से 25 अप्रैल के बीच पीक आने की बात कही गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो बेंगलुरु में 1 मई से 12 मई और चेन्नई में 10 मई से 12 मई के बीच पीक आने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर आईआईटी कानपुर की स्टडी के आधार पर कोरोना अप्रैल गुजरते गुजरते शायद पीक बनाकर धीमा पड़ने लगेगा। अगर वाकई में ये सही हुआ तो मई का महीना देश के लिए राहत वाला महीना साबित हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत में अभी कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस स्टडी को अंजाम देने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल साहब खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर मणिंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर, और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर, आपने तो कम से कम मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी कि अब चलिए कम से कम 7 राज्यों में तो पीक आने के बाद धीमा पड़ जाएगा। कितने कॉन्फिडेंट हैं सर आप अपनी इस रिपोर्ट को लेकर? जी देखिए, हमारा जो कैलकुलेशन हमने जो करी है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है जो हमने ही निकाला है, इसको सूत्र नाम दिया गया है। तो ये मॉडल जो डेटा जो भी नए इन्फेक्शंस का आता है, जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, उसके आधार पे पैरामीटर की वैल्यूज़ निकालता है और उससे फिर प्रेडिक्शन आगे कैलकुलेट करता है कि क्या होगा। हमारा अनुभव रहा है कि पिछले अगस्त से हम इस मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं। सितंबर में जब भारत की पहली पीक आई थी तब मॉडल ने बताया था कि सितंबर में आएगी। उसके बाद भी कैसे कैसे ट्रेजेक्ट्री होगी, ये काफ़ी हद तक मॉडल सही कर पा रहा है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर समय मॉडल सही नहीं हो पा रहा है। भारत की पीक मॉडल द्वारा हमने दूसरी बार प्रेडिक्ट करी थी 20 से 25 अप्रैल के बीच में,
लेकिन अब हमारा रिवीजन मॉडल को हमने जब किया तो आया कि थोड़ा 10 दिन डिलेड है, 1 से 5 मई के बीच में भारत में पीक की संभावना है। तो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं आप, 1 से 5? जी, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ जी। ओके। और मामले सर, मामले कितने तक जा सकते हैं? अभी 2.25 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, आपका कोई आकलन? मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख के बीच में जी। 3.5 लाख के आसपास। ओके। और इसके बाद मई में जो है वो ग्राफ फिर सुधरना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो जी। लेकिन नीचे आने में भी ऐसा है कि इस बार क्योंकि बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ा है तो तेजी से नीचे आएगा, जो एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़े गए हैं कि नीचे आते हुए भी 2.5 लाख 2 लाख केसेस कई दिनों तक आएंगे, तो हॉस्पिटल्स वगैरह पे लोड तो अभी कुछ समय तक बना रहेगा। कुछ पर्टिकुलर शहर हैं या राज्य हैं सर जिन पर आपकी नजर हो कि यहां पर हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रेस सिचुएशन हो? जी, हमने जो कोविड के जो केसेस आ रहे हैं वो 13 सबसे अधिक केसेस जिन राज्यों में आ रहे हैं उन पे विशेष हम ध्यान रख रहे हैं। लगभग रोज ही मैं उनका रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करता हूं और अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी करता हूं जी। तो और इसी तरह के कई बड़े शहरों पे भी को लगातार मैं जोड़ता जा रहा हूं, जैसे कि लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि इस केस में हालत ख़राब है तो फिर उस केस की एनालिसिस भी मैं जोड़ता जा रहा हूं। सर 1 मई से अब वैक्सीन फॉर ऑल है, यानी कि 18+ लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। उससे आप देखते हैं कि केसेस में कोई फौरी सुधार? बिल्कुल होगा। वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन का प्रभाव पड़ते पड़ते कुछ समय लगेगा, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है सबके लिए। अगर जैसे अब 18 से ऊपर सब लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सकता है तो जितना लोग लगवा सकते हैं ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इलाज है कोरोना का कि आपके ऊपर आएगा भी कोरोना के तो बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आएगा जी। एक आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि मई 5-6 के आसपास या 5 से 10 के बीच में अगर पीक आएगा उसके बाद धीरे धीरे एकदम से सुधार, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक 2-2.5 लाख केसेस पर डे हमारे बने रहेंगे। तो पूरी की पूरी रिकवरी आप कब तक देख रहे हैं? मई लास्ट, जून मिड या जुलाई तक जाएगा? जून एंड पे आते आते रिकवरी काफ़ी हद तक हो जानी चाहिए, ये मॉडल द्वारा निकल के आया है। जून एंड। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच प्रोफेसर मणिंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, अपने इस रिपोर्ट के लिए और इस पर 360 डिग्री एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश पर कोरोना की आफत आन पड़ी है और इस आफत में जो जैसे संभव हो सके वैसे एक दूसरे की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर कॉरपोरेट जगत तक हर कोई इस महामारी से जूझने के लिए एकजुट हुआ है और इसीलिए देश में मदद करने का ये जो जज्बा है वो एक बार फिर लोगों के दिल में एक पॉजिटिव होप पैदा कर रहा है। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव खबर कोरोना काल में एक दूसरे की मदद के जज्बे से जुड़ी हुई है खास रिपोर्ट। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे। बॉलीवुड का ये गाना मौजूदा स्थिति पर सटीक बैठता है। कोरोना ने लोगों को बीमार जरूर कर दिया, लेकिन निराशा और हताशा के इस माहौल में भी लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई जरूरतमंदों की मदद करने में लगा हुआ है और इसका एक माध्यम बन रहा है सोशल मीडिया। ये हैं समाजसेवी चांद कुरैशी। ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतों के बीच चांद लखनऊ में जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। और सिर्फ चांद ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है। वहीं दिल्ली की प्रकृति ई मोबिलिटी नाम की एक प्राइवेट ग्रुप ने भी अनोखी पहल की है। ये राजधानी में कोरोना पॉजिटिव लोगों को फ्री में कैब मुहैया करवा रहे हैं। कैब को इवेरा कहा जाता है और ये कैब मरीजों को सर्विस देने के लिए 24 घंटे सड़कों पर दौड़ रही है। जो लोग चांद कुरैशी या हेमकुंड फाउंडेशन की तरह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर ऐसे कई पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें कोविड हेल्पलाइन नंबर शेयर किए जा रहे हैं और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड खाली होने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की है।
कई लोगों ने अकेले रह रहे कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए मुफ्त में खाने का इंतजाम करने की पेशकश की है। यानी कोरोना की इस महामारी में जो जैसे संभव हो सकता है वैसे मदद कर रहा है। और हमेशा की तरह हमारा देश दूसरे दुश्मनों की तरह ही इस दुश्मन से भी लड़ने के लिए एकजुट है। और ऐसे ही अगर हम साथ रहकर आगे बढ़ते रहे तो जीत हमारी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यह है इंडिया की शानदार कहानी। और एक और पॉजिटिव खबर राजस्थान से। देखते हैं राजस्थान के एक गांव से आखिर कोरोना डरता क्यों है। दुनिया में कोरोना के कोहराम से शहर शहर, गांव गांव त्रस्त है। ऐसा कोई कोना नहीं जहां कोरोना ने अपने पैर न पसारे हों। लेकिन इस भयानक माहौल के बीच में राजस्थान का एक गांव बन गया है मिसाल। यह गांव है राजस्थान के सीकर का सुखपुरा गांव। इस गांव की खासियत यह है कि दुनिया में जब से कोरोना की आमद हुई है तब से अब तक इस गांव में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। यानी 13 महीने से इस गांव ने अपनी सोच को कोरोना के खिलाफ ऐसा कवच बना लिया है जिसे भेदना कोरोना के बस के बाहर है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन रखा गया। खाने पीने की उनकी अच्छी सुविधा ग्रामवासियों के सहयोग से की गई। इस वजह से 13 माह बीत जाने के बाद में भी ग्राम पंचायत के ग्राम सुखपुरा में आज तक कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया गया। ऐसा नहीं है कि गांव दुनिया से कटा हुआ हो या फिर यहाँ की आबादी कम हो। अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसे इस गांव की आबादी 3000 के आसपास है। गांव वालों ने मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की और गांव में आने जाने वाले हर इंसान की मॉनिटरिंग का शानदार तंत्र बनाया। सारी जानकारी प्रशासन को समय पर दी। इससे प्रशासन को भी बाहर से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन करने में सहूलियत मिली। यही नहीं, ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बने क्वारंटीन सेंटर पर खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे थे उनकी रात को 2 बजे भी आए तो 2 बजे भी ग्रुप के माध्यम से इन्होंने सूचना दी कि ये व्यक्ति बाहर से आया है। इनकी तो उनको सुबह संपर्क करके गांव वालों ने संपर्क किया, कार्मिकों ने भी संपर्क करके उसको होम आइसोलेट किया गया। अपने नाम के अनुरूप ही सुखपुरा के गांव वाले अपनी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भावना से अब सुखी हैं। उम्मीद है इसी शिद्दत से ये गांव वाले पूरी जागरूकता के साथ अपने मिशन को अंजाम देते रहेंगे और सुखपुरा में कोविड के दुख भरे बादल दूर दूर तक मंडराएंगे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो बाजार पर कोरोना की चिंता पूरी तरह से हावी दिखी। निफ्टी ने इंट्राडे में 14,200 का अहम स्तर भी तोड़ दिया और उसके नीचे फिसल गया। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी दिखी, लेकिन फिर भी निफ्टी करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 14,350 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 900 अंक टूटकर 48,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 850 अंकों की गिरावट के साथ 31,200 के ऊपर बंद हुआ। जरा ग्लोबल क्यूज भी ले लेते हैं, अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं। आज अमेरिकी बाजारों में कुछ नरमी दिख रही है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने नई ऊंचाइयों पर बंद होने में कामयाबी हासिल की थी। एसएनपी ने लगातार 12वें दिन रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज करीब 158 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में दिख रही है और नैस्डैक भी 126 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तीनों इंडाइसेस अमेरिका के गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत आपका। आज ग्लोबल संकेत अच्छे थे मगर फिर भी हमारे बाजार लुढ़क गए। अब यूएस मार्केट जैसा कारोबार कर रहा है, उसे देखकर क्या लगता है? कल ग्लोबल संकेत कुछ सुस्ती के हों, साथ ही एफआईआईज भी बिकवाली के आंकड़े में है। कल कैसा रहेगा सर कारोबार? कल भी मुझे नहीं लगता कि मजबूती देखने को मिलेगी और ओवरऑल देखिए मार्केट सब कहीं ना कहीं कोरोना के नंबर्स को बहुत ट्रैक कर रहे हैं। लोग नेगेटिव रहने के चांसेस जो नेगेटिव करीब 50 पॉइंट के लगभग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और फिर आज जो एफआईआईज के भी डेटा थे वो भी नेगेटिव थे। थोड़ा बहुत आज डीआईआईज ने सपोर्ट जरूर से दिया, उन्होंने खरीदी जरूर की है, बट अंडर करंट एक वीक हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है 14,000 जो 250-300 का जो अहम सपोर्ट है बस वो नहीं तोड़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट की नजरें उसी पे बनी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डिफेंसिव सेक्टर्स के साथ अनलिवरेज पोजीशन के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। सर 18+ वैक्सीनेशन की खबर का भी कोई असर नहीं होगा कल? संदीप जी, हेलो संदीप जी, आवाज आ रही मेरी?
प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अब 18+ वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई है सर, इसका कोई पॉजिटिव असर आप देखेंगे मार्केट पे या नहीं? या बिल्कुल, ये काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये जरूरी भी था और अब 45 से अब 18 पे आ गए हैं और अब वैक्सीनेशन ड्राइव पे वाकई में बहुत नजरें बनी हुई है मार्केट की, और कितना फास्ट और कितना बढ़िया से वैक्सीनेशन ड्राइव हो वो इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, बस यही अब जरूरी है। बट यस, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द मार्केट। या बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, कल की तैयारी कराने के लिए और इस एनालिसिस के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मार्केट की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ DRHP दाखिल कर दिया है सेबी के पास, और कंपनी के इशू में 1160 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जा सकते हैं। इन सभी शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपए है। ग्लेनमार्क फार्मा के बोर्ड ने 16 अप्रैल को बैठक में आईपीओ को हरी झंडी दे दी थी। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बाजार में कमजोर रही के साथ लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर कंपनी के शेयर को 436 रुपए के भाव पर लिस्टिंग मिली, जो 486 रुपए के इशू प्राइस की तुलना में 10.29% कम है। इसी तरह बीएसई पर कंपनी के शेयर को 9.67% के डिस्काउंट के साथ 439 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 483 रुपए से 486 रुपए का प्राइस बैंड तय किया था। लिस्टिंग के आधार पर निवेशकों को एक लॉट पर 1500 रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के सभी मामलों की सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच की सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को करेगा। फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपए की डील कर रही है, जिसके खिलाफ अमेजॉन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुई डील का उल्लंघन किया।